वेलकम टू लर्न इजी। आज हम करने जा रहे हैं अर्थ मूवमेंट पार्ट 2, एक्सोजेनेटिक मूवमेंट। तो एक्सोजेनेटिक मूवमेंट मैंने क्या बताया था, कल हम लोगों ने किया था एंडोजेनेटिक मूवमेंट, यानी अर्थ के अंदर जो प्रोसेस चल रहे होते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस की वजह से जो अर्थ में डिफॉल्ट और डिफ्रेक्शन आता है उसे क्या बोलते हैं हम, एंडोजेनेटिक मूवमेंट। यानी अर्थ के अंदर चल रहे प्रोसेस, अर्थ क्रस्ट के, इनर कोर के, आउटर कोर के अंदर चल रहे प्रोसेस की वजह से जो भी डिफ्रेंशिएशन आता है उसे हम बोलते हैं एंडोजेनेटिक मूवमेंट। और अर्थ के बाहर के प्रोसेस की वजह से जो भी डिसइंटीग्रेशन आता है, या आपका पहाड़ टूटते हैं, पत्थर टूटते हैं, सॉइल इरोजन होता है, ये चीजें क्या होती हैं, ये इसी मूवमेंट को हम बोलते हैं एक्सोजेनेटिक मूवमेंट या फिर एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। एक्सोजेनेटिक मूवमेंट ऑफ अर्थ को हमने बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। वेदरिंग और इरोजन, दोनों में काफी डिफरेंस होता है, ठीक है। इस डिफरेंस को मैं सबसे लास्ट में समझाऊंगा, ठीक। और ये जो वीडियो है हम इसमें केवल वेदरिंग वाला पोर्शन कवर करेंगे, इरोजन वाला जो पोर्शन है वो हम इंडियन ज्योग्राफी में कवर करेंगे, ठीक है। वहां पे हम इरोजन को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वेदरिंग जो है, वेदरिंग आपके तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, ठीक। इनको अभी हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं और ये भी आगे फर्दर डिवाइडेड की जाती हैं। इरोजन्स जो है आपकी कई पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे आइस की वजह से इरोजन हो रहा है, वाटर की वजह से मतलब बारिश तेज आ गई, ठीक, या फिर समुद्र का पानी से बाहर बह के आ गया, ठीक है। विंड की वजह से, आंधी तूफान की वजह से इरोजन हो रहा है, अंडरग्राउंड वाटर की वजह से इरोजन हो रहा है, ठीक है। तो इरोजन वाला जो पार्ट है वो पूरा हम इंडियन ज्योग्राफी में कवर करेंगे। हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं पूरा का पूरा वेदरिंग, ठीक है। और जो वेदरिंग और इरोजन दोनों ही चीजें जो हैं एक ही चीज से कवर होती हैं, इन दोनों को हमने एक ही कॉमन हेडिंग में रखा हुआ है, वो है आपका डेन्यूडेशन। The whole geomorphic and exogenic process are covered under a general term known as denudation, ठीक है। डेन्यूडेशन को भी हम आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं नेक्स्ट पेज पे ही, ठीक। बात आ जाती है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की। सो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोजेनेटिक फोर्सेस? एक्सोजेनेटिक और एक्सोजेनिक प्रोसेसेस आर a direct result of stress induced in the Earth's material due to various forces that come into existence due to sun's heat, ठीक है। सूरज की रोशनी की वजह से जितने भी प्रोसेस होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, स्ट्रेस मतलब या तो अंदर की तरफ दबाया जाएगा, ठीक है, अंदर की तरफ दबाया जाएगा किसी चीज को, या फिर उसमें से गर्म होने की वजह से चीजें एक्सपेंड होंगी और स्ट्रेस बाहर की तरफ आएगा, ठीक। तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे हम एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। मैं इसको एक थोड़ा सा आपको डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारी बात चल रही थी स्ट्रेस की। तो स्ट्रेस कैसे क्रिएट हो रहा है, या तो उस किसी भी चीज पे दबाव बनाया जाएगा, सपोज दैट इसे हम कंसिडर करते हैं कि ये एक रॉक है, ठीक। तो इस पे स्ट्रेस कैसे, या तो दोनों तरफ से अंदर की तरफ दबाव बनाया जाएगा, इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन, कंप्रेशन, ठीक है। तो स्ट्रेस इसमें किधर की तरफ लग रहा है, अंदर की तरफ, ठीक है। स्ट्रेस जहां की तरफ एरो जा रहे हैं इधर की तरफ इसमें स्ट्रेस लग रहा है, ठीक। तो ये आपका स्ट्रेस क्या हो गया, अंदर की तरफ लगने की वजह से हम इसे कंप्रेशन कहते हैं। तो जब किसी चीज को अंदर की तरफ दबाएंगे हम, तो कुछ ना कुछ तो उसमें चेंज आएगा ही आएगा। हम देखते हैं दूसरी फिगर में, देख रहे हैं हम कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। अंदर की तरफ से हमने दोनों तरफ से ऊपर से दबाया, सन्स हीट की वजह से ये दबाव क्रिएट हुआ है, या फिर सन्स हीट की वजह से जो विंड्स क्रिएट हुई हैं उनकी वजह से दबाव क्रिएट हुआ है, ठीक है, कंप्रेशन क्रिएट हुआ है, ठीक। तो उसकी वजह से क्या है, ये कोई ना कोई तो इस पे इफेक्ट आएगा ही आएगा। ये हमने इधर से स्ट्रेस डाला था, कंप्रेशन किया था, तो इस तरह से ये फोल्ड हो गया, ठीक है। तो ये इसी स्ट्रेस की वजह से क्या हो रहा है कि वेदरिंग हो रही है आपकी। हम दूसरा एग्जांपल इसमें देखते हैं आपका, दूसरा एग्जांपल देखते हैं आपका एक्सपेंशन का, ठीक है। तो ये चीज हमें पता है पहले से ही, मैं एक बार फिर से इस चीज को क्लियर कर देता हूं कि कोई भी चीज
अगर किसी भी चीज को हम हीट करते हैं, किसी भी पार्टिकल को, किसी भी मेटल को, मटेरियल को, किसी को भी हीट करते हैं तो उसमें एक्सपेंशन होता ही होता है। अब सन सन की वजह से क्या हुआ, सन की वजह से जो रॉक के पार्टिकल्स हैं उसमें छोटे 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 ये पार्टिकल्स है, इनमें अपना एक्सपेंशन शुरू हो जाता है। इस एक्सपेंशन के शुरू होने की वजह से जहां तक ये एक्सपेंड हो सकते हैं वहां तक एक्सपेंड होंगे, ये छोटे से बड़े होते चले गए। लेकिन जहां इनका एक्सपेंशन बंद हो जाएगा वहीं पे क्या होगा, ये इस तरह से क्रैक्स क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि कहीं से तो एक्सपेंड होकर बाहर निकलेंगे ही। तो ये जो क्रैक्स क्रिएट होगा, अब क्या है, एक्सपेंशन। ठीक, इसमें एक्सपेंशन में क्या हो रहा है, स्ट्रेस कहाँ की तरफ लग रहा है, इसमें स्ट्रेस लग रहा है बाहर की तरफ। ठीक है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्सपेंशन। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सपेंशन। तो बाहर की तरफ स्ट्रेस लगा, उस स्ट्रेस के लगने की वजह से क्या हुआ कि आपके जो रॉक है, रॉक में क्या हुआ कि फ्रैक्चर्स या फिर क्रैक्स आ गए। ठीक है, तो ये किस वजह से हुआ, सब कुछ ये सब हो रहा है स्ट्रेस की वजह से। ओके, तो अब डेफिनेशन क्लियर है ना एक्सोजेनेटिक प्रोसेस की। तो एक्सोजेनेटिक प्रोसेस आर ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, इंड्यूस्ड इन अर्थ मटेरियल, यानी अर्थ के मटेरियल के ऊपर जो भी स्ट्रेस लगेगा उस स्ट्रेस की वजह से, ठीक, जो चेंजेस आएंगे उस चेंजेस को ही हमने क्या कहा है, एक्सोजेनेटिक चेंजेस या फिर एक्सोजेनेटिक प्रोसेस या फिर एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। फोर्सेस अप्लाइड पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस क्या है, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। ठीक है, फोर्सेस अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी बाय पुशिंग और पुलिंग। स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी बाय पुशिंग और पुलिंग। वही जो मैंने बताया था, पुशिंग और पुलिंग क्या है यहाँ पे, ये पुशिंग और पुलिंग जो होती है आपकी, ठीक है, यही आपका कंप्रेशन और एक्सपेंशन है। ठीक है, पुश माने धक्का देना, यानी बाहर से हीट लग रही है, पुश माने धक्का देना, तो वो तो हो गया आपका कंप्रेशन। पुलिंग माने एक्सपेंशन। ठीक है, खींचना, पुलिंग माने खींचना यानी कि एक्सपेंशन। फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द फोकस ऑफ अर्थ मटेरियल आर शियर स्ट्रेस सेपरेटिंग फोर्सेस। तो जो फोर्सेस आपके अर्थ के मटेरियल पे काम कर रही है, किस लिए काम कर रही है, वो सेपरेट करने के लिए, अर्थ पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए ही काम कर रही हैं, उसको हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस। इट ब्रेक्स रॉक्स एंड अदर अर्थ मटेरियल, उसका काम क्या होता है, रॉक्स और अदर अर्थ मटेरियल को ब्रेक डाउन करना। अर्थ मटेरियल बिकम सब्जेक्टेड टू मॉलिक्यूलर स्ट्रेस कॉज ड्यू टू द टेम्परेचर चेंजेस। यही जो अर्थ मटेरियल का जो अर्थ मटेरियल होता है, ये किससे, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस की वजह से ही होता है। जो किस वजह से क्रिएट हो रहा है मॉलिक्यूलर स्ट्रेस, टेम्परेचर चेंज की वजह से, या तो हीट होने की वजह से या फिर कूल होने की वजह से। ओके, द बेसिक रीजन दैट लीड्स टू वेदरिंग, इरोजन एंड डेपोजिशन इज डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस इन द बॉडी ऑफ अर्थ मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज ये है कि इसी स्ट्रेस की वजह से जो क्रिएट हो रहा है अर्थ के अंदर, क्या क्या हो रहा है, एक तो वेदरिंग हो रही है, एक इरोजन हो रहा है, एक डेपोजिशन हो रहा है। ठीक है, किस वजह से हो रहा है, कि जब स्ट्रेस डेवलप हो रहा है तभी ये अर्थ को फाड़ता हुआ बाहर की तरफ आ जाता है। ठीक है, चाहे वो अर्थ रॉक को फाड़े, माउंटेन को फाड़े, किसी को भी फाड़े, जब स्ट्रेस डेवलप होगा तो आपके अर्थ के अंदर से कुछ भी चीजें फटके बाहर आ सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम डेन्यूडेशन पे। डेन्यूडेशन का मतलब क्या होता है, डेन्यूडेशन का अगर हम वन वर्ड मीनिंग देखें, और बेसिकली हमें अगर किसी भी चीज को अच्छे से समझना है तो उसका हमें वर्ड मीनिंग जानना जरूरी हो जाता है। तो डेन्यूडेशन, डेन्यूड मीन्स स्ट्रिप ऑफ या फिर अनकवर। ठीक है, स्ट्रिप ऑफ या फिर टू अनकवर। ठीक है, अनकवर मीन्स किसी भी चीज को, किसी भी चीज के कपड़े उतारना, या फिर हम कह सकते हैं किसी भी चीज के, हाँ यही कह सकते हैं हम, किसी भी चीज के कपड़े उतारना, ऊपर उसके ऊपर वाली जो लेयर है उसको खत्म करना। ठीक है, तो डेन्यूडेशन जो प्रोसेस है, ठीक, ऑल जितनी भी हमारी जियोमॉर्फिक प्रोसेस होते हैं, एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस होते हैं, वो आपके डेन्यूडेशन की वजह से ही चलते हैं। ठीक है, जैसे वेदरिंग हुई, वेदरिंग में भी सेम चीज कर रहे हैं हम, टीयर ऑफ। ठीक है, दूसरी मास मूवमेंट, और तीसरा
सॉइल इरोजन। ओके, तो इनके ऊपर फोर्सेस भी काम करती हैं, वेदरिंग के ऊपर, मास मूवमेंट के ऊपर और सॉइल इरोजन के ऊपर। इनके ऊपर क्या है, सारी सब फोर्सेस काम कर रही हैं। कौन कौन सी फोर्सेस? ठीक है, ये फोर्सेस मैंने इसमें ग्रीन कलर में दिखा रखी हैं, ड्राइविंग फोर्स और दी एनर्जी। ठीक है, दोनों ही चीजें हैं। ये आपका प्री में क्वेश्चन आता है कभी कभी, ड्राइविंग फोर्सेस और एनर्जी। वेदरिंग के ऊपर कौन कौन सी ड्राइविंग फोर्सेस हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस और केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस और केमिकल रिएक्शन। मास मूवमेंट, यानी कि मास मूवमेंट के ऊपर कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, सॉइल इरोजन के ऊपर कौन सी फोर्स काम कर रही है? काइनेटिक एनर्जी काम कर रही है। ओके, डेन्यूडेशन मेनली डिपेंड्स ऑन दी रॉक टाइप्स एंड इट्स स्ट्रक्चर। अब ये रॉक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि डेन्यूडेशन किस तरीके से होगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ से फर्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है, वो है आपका वेदरिंग। थोड़ा सा टॉपिक बड़ा होगा, हो सकता है वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो। वेदरिंग, वेदरिंग का मतलब क्या है? ये आपका मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन है, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन है। ठीक है, अब मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन क्या होता है? ठीक, एक बार इसको मैं अभी डायग्राम में अभी समझा दूंगा। इट इज डिफाइंड एज मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, द एक्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है, तो क्या है ये? मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन हो रहा है किसकी वजह से? जो वेदर और क्लाइमेट के एक्शन होते हैं उसकी वजह से। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन। अब ध्यान से देखना, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक, मैं अब इसको डायग्राम में आपको बता देता हूं। कोई भी आपका ये रॉक है, ठीक, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, हम यहां पे क्या देखने आ रहे हैं? मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, ओके, ये हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? मैकेनिकल मतलब हम वो काम कर रहे हैं जो यहाँ पे हमें सब चीजें दिखाई दे रही है। यहाँ से थोड़ा सा पार्ट टूटा, यहाँ से थोड़ा सा पार्ट टूटा, ठीक है, पार्ट टूट के ये टूट के अलग गिर पड़ा, इधर टूट के अलग गिर पड़ा। यही क्या है आपका? यही आपका मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन होता है। अब ये हो किस वजह से रहा है? केमिकल डिकम्पोजिशन। दूसरा पार्ट क्या है? केमिकल डिकम्पोजिशन। यहाँ से टूट के यहाँ पे ये डिकम्पोज होता चला गया, यहाँ पे इकट्ठा हो गया। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स आपके इकट्ठे होते चले जाएंगे, रॉक के छोटे छोटे पार्टिकल, आंधी की वजह से, बारिश की वजह से, ठीक है, तूफान की वजह से, ये सब चीजें क्या है, ये अर्थ रॉक पार्टिकल्स आपके टूटते हुए चले जाते हैं और ये इकट्ठे होते हैं। ठीक, थोड़े दिन में क्या है, इनके जो केमिकल्स हैं वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वो जो केमिकल्स हैं वो आपके डिकम्पोज होंगे, वो केमिकल्स आपके डिकम्पोज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक, और डिकम्पोज होने के बाद क्या है, वो केमिकल आपके अर्थ के अंदर बैठते हुए चले जाते हैं। ठीक, उसी को हमने कहा है केमिकल डिकम्पोजिशन। ओके, सो एक बार मैं इसकी डेफिनेशन फिर से रिवाइज कर देता हूँ। इट इज डिफाइंड एज मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन मतलब होता है तोड़ना, अलग करना। ध्यान रखना, डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है तोड़ना या फिर अलग करना। ये वर्ड हमारे पूरे वेदरिंग प्रोसेस में कई बार आएगा। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है तोड़ना या अलग करना। इट इज डिफाइंड एज मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, द एक्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। किसकी वजह से हो रहा है? जो वेदर और क्लाइमेट के वेरियस एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं वेदर और क्लाइमेट के? प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश, ठीक है, रेनफॉल, ठीक, सन्स हीट, ठीक है, जब एक्सेस हीट होती चली जाएगी, ठीक, दूसरा विंड, स्टॉर्म, थंडर एंड लाइटनिंग। ठीक है, ये सब चीजें क्या है? ये सब आपकी वेदरिंग के ही पार्ट है। ठीक, अब वेदरिंग को हमने बेसिकली तीन मेजर पार्ट्स में, तीन मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज फिजिकल और मैकेनिकल, जो मैंने अभी बताई, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। ठीक है, इन तीनों पार्ट्स को हम बारी बारी से करके पढ़ेंगे अब कि तीनों चीजें है क्या क्या। फर्स्ट आ जाता है आपका केमिकल वेदरिंग। ठीक है, केमिकल वेदरिंग क्या होता है? केमिकल वेदरिंग जो है आपका कई तरीके से होता है। सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, इसको हमने कई पार्ट्स में डिवाइड किया, या फिर हम इसको कहेंगे सारे पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, तो ये केमिकल वेदरिंग है आपका, जिसमें सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन
प्रेजेंट है। इन सबको मैं शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ, फिर मैं इसकी डिटेल में जाऊंगा। ठीक। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब वही जो आपने नींबू पानी का घोल बना लिया, वो सॉल्यूशन हो गया। यानी कि किसी भी चीज को एक लिक्विड में, यानी कि एसिड में या फिर वाटर में, किसी भी चीज को हम घोल लेते हैं जो पूरी तरीके से घुल जाए, ठीक, तब उसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है। अगर वो नहीं घुल रही तो हम उसे सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या हो गया? वाटर या एसिड में कोई भी चीज अगर पूरी तरीके से घुल रही है उसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं। इन सबको हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। कार्बोनेशन, एडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रेशन, एडिंग ऑफ वाटर। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करना बोलते हैं कार्बोनेशन। एडिंग ऑफ हाइड्रेशन को बोलते हैं एडिंग ऑफ वाटर, पानी को ऐड कर दिया। ऑक्सीडेशन, एडिंग ऑफ ऑक्साइड्स या फिर ऑक्सीजन। ठीक है। ऑक्सीजन को ऐड करना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन को निकालना क्या होता है? ऑक्सीजन को निकालना होता है आपका रिडक्शन। ओके। एक्ट ऑन द रॉक्स टू डिकम्पोज, डिसॉल्व एंड रिड्यूस देम टू द फाइन स्टेट। ये सभी चीजें क्या करती हैं? रॉक्स के ऊपर एक्ट करती हैं, और जिस वजह से क्या होता है, रॉक्स अपने फाइन स्टेट में, एक अच्छे स्टेट में आके प्रेजेंट होते हैं हमारे सामने। वाटर एंड एयर, एयर में मतलब ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अलोंग विद द हीट स्पीड अप ऑल केमिकल रिएक्शन। ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। वाटर एंड एयर, एयर में क्या क्या है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अलोंग विद द हीट। वाटर और एयर हीट के साथ मिलकर क्या करते हैं? किसी भी रिएक्शन को तेज कर देते हैं। केमिस्ट्री में भी ये चीज पढ़ी गई है। ठीक है। जब भी हीट हम लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं? उसको रिएक्शन को एग्जिबिट करने के लिए, ठीक है, और तेज करने के लिए। ठीक। तो सबसे पहला पार्ट है इसमें सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसे कह रहे हैं हम? व्हेन समथिंग इज डिसॉल्व्ड इन वाटर और एसिड, देन वाटर और एसिड बिकम्स सॉल्यूशन। ठीक है। तो कोई भी चीज अगर पानी में या एसिड में पूरी तरह घुल गई है तो पानी और एसिड क्या होते हैं? वो सॉल्यूशन बन जाते हैं। ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद वाटर मैनी सॉलिड्स डिसइंटीग्रेट्स। ठीक है। जब वो सॉल्यूशन बन गए, किसी में कोई चीज घुल गई, वो सॉल्यूशन बन गए, तो क्या होगा? वाटर के कांटेक्ट में आने से जो पहाड़, पत्थर, अर्थ, ये चीजें होती हैं, क्या होती हैं? वो डिसइंटीग्रेट यानी टूटनी शुरू हो जाती है। मैनी सॉलिड्स डिसइंटीग्रेट्स। सॉल्युबल रॉक्स फॉर्मिंग मिनरल्स। ओके। तो जो आपके रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स होते हैं, जो सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल किसे कहते हैं हम? सॉल्युबल उसे कहते हैं जो चीजें, जो मिनरल्स पानी के अंदर घुल जाते हैं या फिर एसिड के अंदर घुल जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सॉल्युबल। जो पूरी तरीके से घुल सके उसे हम बोलते हैं सॉल्युबल। सॉल्युबल रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स लाइक नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स मतलब नाइट्रिक एसिड के जो आपके पार्टिकल्स होंगे, वो नाइट्रेट्स, HNO3। ओके। सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड वाले। ओके। तो soluble rock forming minerals like nitrates, sulfates and potassium etc are affected by this process। तो ये सारी चीजें, नाइट्रेट, सल्फेट्स और पोटेशियम क्या होते हैं? इससे अफेक्टेड होते हैं। सो दीज मिनरल्स आर इजिली लीच्ड आउट। तो क्या होते हैं? अब ये पानी में घुल जाते हैं तो क्या होता है? जब रॉक के अंदर इनमें से नाइट्रेट्स में, सल्फेट में या पोटेशियम में से कुछ भी होगा, तो बारिश तेज आई, बारिश तेज होने से क्या हुआ? ये चीजें रॉक के अंदर अगर हैं तो ये क्या होती है? बारिश के साथ घुल जाती हैं, पानी के साथ घुल जाती हैं। ठीक है। जिसकी वजह से पीछे कोई भी आपका रेसिड्यू नहीं छूटता है। ठीक। और ये कहाँ जाके इकट्ठी होती है? ये जाके इकट्ठी होती है किसी ड्राई रीजन में। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, बारिश बहुत तेज आ रही है, हमारी गलियों में से मिट्टी बह के दूसरी जगह पहुंच जाती है। ठीक है। तो वही मिट्टी जो बह के दूसरी जगह पहुंची, वो क्या हुआ? बारिश में बारिश के पानी में जो है नाइट्रेट्स और सल्फेट्स घुल के चले गए और ऐसी जगह जाके इकट्ठे हो गए, या तो वहां पे ढलान रुका हुआ है, ठीक है, वहां पे ये सब चीजें इकट्ठी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ढलान उसके आगे है नहीं, या फिर काफी ऊंचाई पे चढ़ रहा है, या फिर वो एक ड्राई रीजन है, सूखा ग्रस्त एरिया है वो, जिस वजह से क्या हो रहा है कि वहां पे चीजें जाके इकट्ठी हो जाती हैं। ओके। सो दीज मिनरल्स आर इजिली लीच्ड आउट, घुल जाते हैं। ठीक है। विदाउट लीविंग एनी रेसिड्यू इन द रेनी क्लाइमेट एंड एक्यूमुलेट इन द ड्राई रीजन्स। ओके। नेक्स्ट है आपका कार्बोनेशन। इट इज रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट विद द मिनरल्स। ये क्या होती हैं? ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की
रिएक्शंस होती हैं किसके साथ में, जो रॉक के मिनरल्स होते हैं या फिर अर्थ के मिनरल्स होते हैं। ठीक है, तो इसी को हमने क्या कहा है, कार्बोनेशन। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, क्या बताया था मैंने कि कार्बन डाइऑक्साइड का ऐड करना ही कार्बोनेशन होता है। ध्यान से सुनना इसे, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड सॉइल इज एब्जॉर्ब्ड बाय द वाटर। वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो एटमॉस्फेयर में होती है या फिर सॉइल में होती है, वो आपकी ऐड हो जाती है, विच एक्ट एज दी वीक एसिड ऑन वेरियस मिनरल्स। ओके, ये आपकी वीक एसिड्स की तरह काम करती है कुछ मिनरल्स के ऊपर। ओके, नेक्स्ट, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब एडिंग ऑफ वाटर। इट इज द केमिकल एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर को केमिकली ऐड करना, किसमें, मिनरल्स में, यही क्या होता है आपका हाइड्रेशन कहलाता है। ओके, minerals take up water and expand, which cause an increase in volume of minerals itself or rock। ओके, तो क्या होता है कि ये जो मिनरल्स होते हैं वो पानी ले लेते हैं अपने अंदर। ठीक है, और पानी लेने के बाद क्या होता है, जैसे क्या होता है कि कई बार हम चावल फुले देते हैं, दाल फुले देते हैं, तो वो पानी सोख लेती है और फैलती हुई चली जाती है, यानी एक्सपेंड होती चली जाती है। इसी तरह मिनरल्स का होता है, जो रॉक के अंदर क्रैक्स होते हैं, मैं आपको क्रैक्स एक बार दिखाई देता हूँ। ओके, ये यहाँ पे हम इस पिक्चर में बड़े क्रैक्स देख सकते हैं, इसी तरह कहीं कहीं आपको छोटे क्रैक भी दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, जैसे ये था, ये आपका एक छोटा क्रैक था। ठीक है, ये बड़ा क्रैक है। तो इसी क्रैक के अंदर जो पानी अंदर चला जाता है और जो मिनरल्स होते हैं वो आपके पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और पानी को एब्जॉर्ब करने के बाद में वो फैलते हुए यानी कि एक्सपेंड होते हुए चले जाते हैं। ओके, और इसी वजह से ये जो है आपका पानी अंदर जाना, एक्सपेंड होना, फिर पानी सूख जाना, फिर पानी अंदर जाना, एक्सपेंड होना, फिर पानी सूख जाना, यही क्या है, ये पूरी साइकिल चलती रहती है। और इसी साइकिल के चलने की वजह से क्या है, रॉक्स में डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाता है, यानी रॉक्स टूटने शुरू हो जाते हैं। ओके, तो लॉन्ग कंटिन्यूड रिपीटिशन ऑफ दिस प्रोसेस कॉज फटीग इन रॉक्स एंड मे लीड टू डिसइंटीग्रेशन। इसी की वजह से डिसइंटीग्रेशन शुरू होता है, रॉक्स टूटने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन क्या बताया था मैंने आपको, ऑक्सीडेशन मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन का ऐड करना, यानी कि मिनरल्स में जब भी ऑक्सीजन ऐड की जाएगी उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन किसे कहेंगे, जिस भी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, उस एटमॉस्फेयर में हम ऑक्सीडाइज्ड एजेंट को रख देंगे किसी को, और वहां से ऑक्सीजन जो है उस एटमॉस्फेयर में रिलीज होने लगेगी, यानी कि उस एजेंट में से ऑक्सीजन निकलने लगी और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आने लगी, उसी को हम बोलेंगे रिडक्शन। यानी कि सीधी सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन होता है और ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन होता है। इन वेदरिंग ऑक्सीडेशन मींस कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, वेदरिंग के अंदर ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि मिनरल्स के साथ ऑक्सीजन को मिला देना और उससे ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बना देना। जैसे कि आप देखते हैं रेड सॉइल का कलर रेड क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंट होने की वजह से उसका कलर रेड हो जाता है। ऑक्साइड्स अकर्स ऑक्साइड अकर्स वेयर देयर इज रेडी एक्सेस टू एटमॉस्फेयर एंड वाटर। ठीक है, ये जो ऑक्सीडेशन होता है ये किस वजह से हो रहा है, कि जो पानी है, पानी का इजी एक्सेस होता है, पानी इजीली अवेलेबल होता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर और वाटर में। ठीक है, रेडी एक्सेस ऑफ एटमॉस्फेयर और वाटर, जो आपका एटमॉस्फेयर है और पानी इजी अवेलेबल हो जाता है, इसी वजह से ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है। द मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व मिनरल्स आर आयरन, मैग्नीज एंड सल्फर। ठीक है, ये आपके रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स होते हैं, इन्हीं की वजह से रॉक्स आपके ज्यादा बनते हैं। तो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व मिनरल्स आर आयरन, मैग्नीज एंड सल्फर। ओके, नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीडाइज्ड मिनरल्स। ठीक है, जो मिनरल्स पहले से ऑक्सीडाइज्ड है, मतलब पहले से ऑक्सीडाइज का मतलब है उन मिनरल्स के साथ में पहले से ही ऑक्सीजन है, जैसे कि आयरन ऑक्साइड हो गया, ठीक है, आपका पोटेशियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, इनके साथ पहले से ही मिनरल्स हैं, ऑक्सीजन है इन मिनरल्स के साथ में।
तो इनको हम ऐसी जगह पे रख देंगे जहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट है ना, उस एटमॉस्फेयर में रखते हैं, उस एनवायरनमेंट में रखते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं। ठीक है, तो ऑक्सीजन इन मिनरल से बाहर निकलना शुरू हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन एक एसेंशियल एजेंट होता है, एसेंशियल गैस होती है, इसी वजह से ऑक्सीजन निकलनी शुरू हो जाती है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीडाइज्ड मिनरल्स व्हेन केप्ट इन द एनवायरनमेंट वेयर ऑक्सीजन इज एब्सेंट, द प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन। इसी प्रोसेस को हम रिडक्शन कहते हैं। सच कंडीशंस exist usually in the areas of stagnant water and water logged ground। ये कंडीशंस कहाँ पे आती हैं? जहाँ पे पानी इकट्ठा होके एक जगह भरा रहता है, उसी जगह ये कंडीशंस आ जाती हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होती है? इट इज द रिमूवल ऑफ मिनरल्स एंड आयंस फ्रॉम द वेदरिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, वेदरिंग एनवायरनमेंट में से आयरन को और मिनरल्स को निकालना ही क्या होता है? आपकी बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है। ठीक, नेक्स्ट, बरोइंग बाय दी, बरोइंग मतलब गड्ढा करना, बरोइंग बाय दी ऑर्गेनिजम्स लाइक अर्थवॉर्म एंड रोडेंट्स। अर्थवॉर्म कौन से क्या होते हैं? केंचुए होते हैं। अर्थवॉर्म का काम क्या होता है? वो जमीन में गड्ढा, मिट्टी में गड्ढा करते चले जाते हैं और मिट्टी को क्या करते हैं? थोड़ी थोड़ी बाहर निकालते चले जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक्सचेंज कर रहे हैं, जो केमिकल एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि बाहर की मिट्टी है, जो अंदर की मिट्टी जो है वो बाहर निकल के आ रही है। सेम काम क्या कौन करते हैं? रोडेंट्स। रोडेंट्स को होते हैं, कौन होते हैं? दांतों वाले जानवर जो धरती के अंदर रहते हैं। ठीक है, रोडेंट जैसे कि चूहा हुआ, चकुंदर हुआ। ठीक है, छुछुंदर जो होता है, वो चकुंदर नहीं, छुछुंदर जो होता है वो। ओके, तो ये क्या करते हैं? ये एक नए सरफेस को नीचे से निकाल के लेके आते हैं अर्थ के अंदर से। तो अर्थ के अंदर जैसे चूहा होता है, चूहा अपना बिल बना रहा है, बिल बना के क्या करेगा? अंदर से मिट्टी बाहर तो निकालेगा ही निकालेगा। तो क्या हो रहा है? एक नया सरफेस ऊपर आ रहा है निकल के। ठीक है, अंदर की मिट्टी बाहर आ रही है निकल के। ओके, burrowing by the organism like earthworm and rodents helps in exposing the new surface to the chemical attack। ठीक है, अब जो मिट्टी बाहर निकल के आई उसके ऊपर भी केमिकल प्रोसेस शुरू हो जाते हैं। प्लफिंग एंड कल्टीवेशन, यानी कि हम लोग जो खेत में जुताई करते हैं, बीज बोते हैं, उसकी वजह से भी क्या होता है? जुताई में क्या होता है? जुताई का भी तो यही काम करते हैं हम लोग, नीचे की मिट्टी निकालते हैं। जुताई में जब हल चलाते हैं खेत में तो क्या होता है? मिट्टी पलटी जाती है, जो ऊपर की अनफर्टाइल सॉइल होती है उसको पलट देते हैं, और जो नीचे की फर्टाइल सॉइल होती है वो ऊपर की तरफ निकल के आ जाती है। जब हम ये प्लफिंग और कल्टीवेशन करते हैं, बीज बोते हैं सॉइल में, ठीक है, तब भी क्या कर रहे हैं कि हम एक नए सरफेस को लेके आ रहे हैं जिसके ऊपर वेदरिंग या क्रिएट होगी। ओके, रिएक्शंस क्रिएट होंगे। ए न्यू कॉन्टैक्ट बिटवीन एयर, वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, इसी की वजह से क्या होता है? प्लफिंग एंड कल्टीवेशन ऑफ सॉइल आल्सो हेल्प इन मिक्सिंग एंड क्रिएटिंग ए न्यू कॉन्टैक्ट बिटवीन एयर, वाटर एंड मिनरल्स। इसी में मिनरल्स जो है, एयर, वाटर और मिनरल्स आपस में एक कॉन्टैक्ट बनाते हैं, नया सरफेस पे काम करना शुरू कर देते हैं। डिकेइंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमिक, कार्बनिक एंड अदर एसिड्स। ठीक है, जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, कई बार हमने देखा है कि जिस जगह प्लांट्स को हम इकट्ठा करके छोड़ देते हैं, काफी टाइम तक छोड़ने के बाद में क्या है? उसका खाद बन जाता है। या फिर किसी एनिमल को हम दफना देते हैं तो उस जगह से बदबू आने लगती है, स्मेल आने लगती है बहुत बुरी। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं आपको ह्यूमिक एंड कार्बोनिक एसिड्स। ठीक है, तो उसमें भी क्या है? एक नए सरफेस के साथ रिएक्शन शुरू हो जाती है। प्लांट रूट्स exerts a tremendous pressure on the earth's material। ठीक है, प्लांट्स रूट क्या होती हैं? प्लांट्स रूट जब अर्थ के अंदर घुसनी शुरू होती हैं तो क्या होता है? वो भी अर्थ के मटेरियल पे बहुत इफेक्ट डालती हैं। ठीक है, क्योंकि अर्थ के अंदर भी मटेरियल है और प्लांट्स के अंदर भी मिनरल्स हैं। ठीक है, ये चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं और उस पर भी काफी असर आता है। ठीक है, प्लांट रूट exert a tremendous pressure on the earth's material mechanically breaking them into parts। okay, next, physical weathering, it is the breaking of rocks without changing their chemical composition। ठीक है, किसी भी रॉक का टूटना उसकी केमिकल कंपोजिशन को चेंज किए बिना। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? हम उसी को बोलते हैं फिजिकल वेदरिंग।
ठीक। फिजिकल वेदरिंग जो है वो आपकी बेसिकली तीन चीजों पे डिपेंड करती है। ठीक है, प्री के पर्पज से ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका, तीन चीजों पे आपकी डिपेंड करती है। वो है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक, दूसरी है आपकी एक्सपेंशन फोर्स ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, क्रिस्टल ग्रोथ एंड एनिमल एक्टिविटी। ठीक है, टेम्परेचर चेंज मतलब सूरज की रोशनी की वजह से जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, अर्थ के रोटेशन रेवोल्यूशन की वजह से जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, अर्थ में फ्रैक्चर्स आते हैं। ठीक है, इसी फ्रैक्चर की वजह से जो रॉक पार्टिकल्स हैं, रॉक्स है, वो टूटते हुए चले जाते हैं या फिर डिसइंटीग्रेट होते हुए चले जाते हैं। सेम चीज क्या है, वाटर प्रेशर कंट्रोल्ड बाय द वेटिंग एंड ड्राइंग साइकिल। ठीक है, वेटिंग एंड ड्राइंग साइकिल मतलब अर्थ रॉक के क्रैक्स के अंदर पानी भर जाता है, वो फ्रीज होता है, फिर उसके बाद में क्या है, वो गर्मी में मेल्ट हो जाता है, फिर पानी भर जाता है उसमें, फिर फ्रीज होता है, फिर मेल्ट होता है। तो ये पूरी पूरी साइकिल चलती रहती है और एक टाइम ऐसा आता है जब रॉक फटने को तैयार हो जाता है, क्योंकि पानी भर भर के उसके क्रैक्स जो है काफी बड़ी हो चुकी है और वो फटने को तैयार हो जाती हैं। ठीक है, अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन। अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन क्या है, इट इज द रिमूवल ऑफ ओवरलाइंग रॉक लोड बिकॉज ऑफ कंटिन्यूड इरोजन। ठीक है, अब ये क्या है, ये जो ऊपरी सतह है रॉक की, ठीक है, ये उसको हटा देते हैं, उसको निकाल देते हैं, जो ऊपरी सॉफ्ट लेयर होती है उसको हटा दी जाती है। ये कैसे हटती है, दिस कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक मासेस। ठीक है, ये भी किस वजह से होता है, एक्सपेंशन की वजह से होता है, जो अंदर रॉक पार्टिकल एक्सपेंड होते हैं उनकी वजह से ये आपकी जो ऊपरी सतह होती है वो हट जाती है। ग्रेन्युलर डिसइंटीग्रेशन, जो रॉक के अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं, मतलब वही पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स बहुत सारे पार्टिकल इकट्ठे हुए ग्रेन्यूल्स बनाते हैं। ग्रेन्यूल्स ऑफ रॉक्स डिसइंटीग्रेट ग्रेन बाय ग्रेन बाय द फ्लो ऑफ वाटर। पानी के बहाव से जो उसके ग्रेन्यूल्स होते हैं वो टूटते हुए चले जाते हैं और उसी से वही क्या होते हैं, आपके डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, यानी कि रॉक्स टूट जाते हैं। एक्सफोलिएशन, टेम्परेचर चेंज एंड एक्सपेंशन। टेम्परेचर चेंज एंड एक्सपेंशन क्या है, वो जो वाटर साइकिल मैंने आपको बताई थी कि पानी अंदर जाता है, ठीक, विद द राइज इन टेम्परेचर एवरी मिनरल एक्सपेंड। ठीक है, सारा जो जो रॉक के अंदर मिनरल्स होते हैं वो एक्सपेंड चले होते हुए चले जाते हैं। विद द डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर with the decrease of temperature or with the temperature fall the contraction takes place। ठीक है, एक तो हो गया आपका एक्सपेंशन, क्यों, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ा मिनरल एक्सपेंड हुए भाई, जैसे हम छुरी को गर्म करेंगे गैस पे तो क्या होगा, उसके पार्टिकल्स हीट अप होते हैं और छुरी थोड़ी सी, वो लोहा जो है थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक, और जैसे ही आपके जो टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होने पे क्या होगा, वो लोहा जो है वो अंदर की तरफ दब जाएगा। दिस प्रोसेस इज मोस्ट इफेक्टिव इन ड्राई क्लाइमेट्स एंड हाई एलिवेशन। ये ऐसी जगह पे सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है जहाँ पे क्लाइमेट बहुत सूखा रहता है, बारिश नहीं आती है या बारिश कम आती है और ऊंचाई पे वो जगह हो, वेयर देयर इज ड्रास्टिक टेम्परेचर चेंज, जहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ओके, दिस एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट्स स्ट्रेस विच रिजल्ट्स इन फ्रैक्चरिंग। ठीक है, यही एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ये क्रैक्स क्रिएट करता है और इसी से ही क्या होता है, इसी की वजह से आपके जो है फ्रैक्चरिंग यानी के जो क्रैक्स होते हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। मैं आपको फ्रैक्चरिंग का एक फोटो आपको दिखाई देता हूँ। ये इस फिगर में देख सकते हैं आप कि ये इसमें फ्रैक्चरिंग जगह 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 ये क्रैक्स आ रखे हैं, ये आ रखे हैं क्रैक्स, ये क्रैक्स आ रखे हैं इसमें। तो ये जो क्रैक्स आ रखे हैं इसमें ये क्या है, यही आपके फ्रैक्चरिंग कहलाती है। ओके, नेक्स्ट है ब्लॉक सेपरेशन। दिस डिसइंटीग्रेशन टेक प्लेस इन रॉक्स विद न्यूमरस जॉइंट्स एक्वायर्ड बाय द माउंटेन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, ये उन माउंटेन्स में होता है ब्लॉक सेपरेशन जो थोड़े थोड़े करके बने हैं, पहले थोड़ा माउंटेन बना, फिर उसके बाद में थोड़ा सा माउंटेन और बना, या फिर थोड़ा सा रॉक और बना, फिर थोड़े कुछ सालों बाद एक रॉक और बना। तो ये साइड में जुड़ते हुए चले जाते हैं, यानी कि जो माउंटेन ब्लॉक्स में थोड़े थोड़े करके बने हैं ये प्रोसेस उसमें शुरू होता है। ओके, ये भी आपके पानी की और बारिश की वजह से होता है। नेक्स्ट है सेटरिंग। ह्यूज रॉक्स ब्रेक्स इनटू पीसेस, ह्यूज रॉक्स ब्रेक्स इनटू
पीसेस, बड़े बड़े रॉक्स को जो है पीसेस में टूटना किसकी वजह से, क्लाइमेट और वेदर की वजह से, उस वही क्या कहलाता है आपका, शेटरिंग कहलाता है। नेक्स्ट है आपका फ्रीजिंग, थोइंग एंड फ्रॉस्ट वेजिंग। ड्यूरिंग द वार्म सीजन वाटर पेनिट्रेट्स इनटू द पोर्स, जब गर्मियां पड़ रही होती हैं और बारिश आती है तो जो रॉक्स के जो पोर्स होते हैं, बड़े बड़े या छोटे छोटे जैसे भी पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, उनमें पानी अंदर चला जाता है और वो इकट्ठा हो जाता है। और जैसे ही ठंड पड़नी शुरू होती है वो पानी आपका गर्म पिघल आपका जमना शुरू हो जाता है पानी। ठीक है, जमना शुरू होने की वजह से क्या होता है, वो एक्सपेंड होता है। ड्यूरिंग कोल्ड सीजन वाटर फ्रीजेस इनटू आइस एंड एक्सपेंड्स। ठीक है, वो आपका पानी जमना शुरू होता है और वो एक्सपेंड हो जाता है। दिस रिपीटेड साइकिल ऑफ फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग रिजल्ट्स इन डिसइंटीग्रेशन। जब किसी चीज के अंदर बर्फ जमती चली जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, वो आपका जो एरिया है वो फट जाएगा। जैसे हमने कई बार देखा है, फ्रीज में हम बर्फ जमाने रखते हैं किसी प्लास्टिक के कटोरी में या फिर किसी और चीज में हम बर्फ जमाएंगे, तो जितने में पानी का लेवल होता है वो उतने में बर्फ ना जम के थोड़ी सी उससे ऊपर निकल के आती है, यानी क्या हुआ, बर्फ जमने के बाद एक्सपेंड हो गई, उसका साइज बढ़ गया है। ओके, नेक्स्ट है आपका सॉल्ट वेदरिंग। सॉल्ट इन रॉक्स एक्सपेंड ड्यू टू द थर्मल एक्शन, हाइड्रेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। जो रॉक के अंदर जो सॉल्ट होता है वो भी एक्सपेंड होना शुरू होता है, किसकी वजह से, थर्मल एक्शन। ठीक है, थर्मल एक्शन क्या है, यानी कि सनसीट, हाइड्रेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। सनसीट, हाइड्रेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। हाइड्रेशन मतलब पानी ऐड होना और क्रिस्टलाइजेशन मतलब पानी ऐड होने के बाद क्या होता है, सॉल्ट के क्रिस्टल्स बनते हुए चले जाते हैं। ठीक है, बाद में क्या होता है, वो सॉल्ट, वो रॉक जो है वो फट जाता है, उसी से हमें क्या मिलता है, रॉक सॉल्ट भी मिलता है, जिसको हम बोलते हैं सेंधा नमक। ओके, उसी को हम सेंधा नमक बोलते हैं, रॉक सॉल्ट। ओके, इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग के इफेक्ट क्या क्या आते हैं। वेदरिंग एंड इरोजन टेंड टू लेवल डाउन द इरेगुलरिटीज। जो अर्थ के अंदर इरेगुलरिटीज होती है, कहीं पे ऊंची कहीं पे नीची, टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है, ये सब चीजें जो हैं वो खत्म हो जाती हैं और एक प्लेन बन जाता है। ठीक है, पेनी प्लेन, जिसको हम पेनी प्लेन बोलते हैं, यानी कि फ्लैट लैंड या फिर लोअर्ड लैंड। Weathering and erosion tend to level down the irregularities of landforms and create peneplain, flatland or lower land. The strong wind erosion leaves behind rock evolved from the plain. ठीक है, जो बहुत तेज हवाएं चलती हैं वो क्या होती हैं, वो जो मिट्टी को उड़ा के ले जाती हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचता है, एक उभरा हुआ भार पृथ्वी का बच जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं इंसेलबर्ग। ठीक है, इंसेल बर्ग बोलते हैं, या फिर उसको बोलते हैं वेल बैक शेप्ड रॉक। ठीक है, यानी कि वेल मछली के कमर की जैसी एक रॉक की आकृति। स्ट्रॉन्ग विंड इरोजन लीव्स बिहाइंड रॉक इवॉल्व फ्रॉम द प्लेन, वेल बैक शेप्ड रॉक नोन एज इंसलबर्ग और रोवेयर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है आपका वेदरिंग और इरोजन में डिफरेंस। वेदरिंग एंड इरोजन में डिफरेंस बेसिकली क्या है। जो वेदरिंग है, वेदरिंग आपका डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक सॉइल्स, डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स सॉइल्स एंड देयर मिनरल्स। वेदरिंग जो है सॉइल और रॉक का डिकम्पोजिशन है, मतलब कि एक जगह जमा होना और उसके बाद में उसको डिकम्पोज होना। ठीक है, यानी कि खत्म हो जाना। ओके, मिट्टी में मिलके। इरोजन क्या है, इरोजन है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट माने कि यानी कि मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह सॉलिड्स का, यानी कि सॉइल मड और रॉक्स का, सॉइल मड और रॉक्स का जो मूवमेंट है एक जगह से दूसरी जगह होना, मतलब कि हवा तेज आई या फिर बारिश तेज आई और एक जगह से सॉइल को उड़ा के ले गई या फिर रॉक पार्टिकल को तोड़कर ले गई। नेक्स्ट, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। वेदरिंग जो है फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जबकि इरोजन क्या है, इरोजन वाटर, आइस, विंड, ग्रेविटी और थर्मल एक्टिविटीज की वजह से चल रहा है। वेदरिंग क्या है, फॉर्म्स स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स एंड सॉइल। ये वेदरिंग और इरोजन दोनों में ही सेम काम होता है, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स एंड सॉइल बन जाते हैं। ठीक है, इरोजन में भी यही है, वेदरिंग में भी यही है। अब आता है आपका चौथा एंड लास्ट पॉइंट, मूवमेंट ऑफ वेदर्ड मटेरियल डू नॉट अकर। ठीक है, जो वेदर्ड मटेरियल है उसका मूवमेंट नहीं होता है, जबकि सॉइल इरोजन में क्या होता है, जो इरोडेड मटेरियल होता है उसका मूवमेंट होता है, सॉइल एक जगह से दूसरी जगह
पहुंच जाती है, मूवमेंट ऑफ इरोडेड मटेरियल अकर। सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग क्या है? इट इज द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। वेदरिंग की वजह से ही सॉइल फॉर्मेशन शुरू होता है। जब रॉक्स टूटने शुरू होते हैं अपने माइन्यूट पार्टिकल्स में, उसी से ही सॉइल बननी शुरू हो जाती है। हेल्प्स इन कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। ठीक है, आयरन और मैग्नीशियम या फिर और मिनरल्स के ओर्स को एक जगह इकट्ठा करने में भी ये वेदरिंग हेल्प करती है। ठीक है, सॉइल एंड हेल्प्स इन सॉइल एनरिचमेंट, यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। ओके, ये वेदरिंग वाला पोर्शन हमारा यहाँ खत्म होता है और अब आता है हमारा इरोजन, जिसको हम इंडियन ज्योग्राफी में अच्छे से करेंगे। काफी डिटेल में हमें वहाँ पे पढ़ना है। ओके।